हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को देखेंगे। लगातार हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 25 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी होते हैं भाई 25 सेट, तो ज़रूर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग भी नए कनेक्ट हो रहे हैं चैनल पर, ज़रूर एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये यूटेट 2022 की सीरीज़ में, काफ़ी हेल्प करेगी आप लोगों को। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा रहेगा भाई सीडीपी पर रहेगा, इंग्लिश पे नहीं रहेगा। इंग्लिश पे अगर आपको मॉक टेस्ट देखना है तो प्रीवियस का सेट देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूटेट 2020, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट देख सकते हैं। और जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं वो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं वहाँ पर लिंक छोड़ दूंगा। वेब यूआरएल पर ज़रूर कनेक्ट करें क्योंकि स्टडी मटेरियल मैं यहीं पर अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो, जिसमें आज हम लोग CDP पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। जो CDP में पूछा जाता है, पर्यावरण और आनुवांशिकता से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आज इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किए हैं। पेपर वन और पेपर 2 दोनों के लिए CDP का ये लेक्चर रहेगा, तो मिस मत करना इसको, वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है नेचर एंड नर्चर डिबेट्स रिफर्स टू। ऑप्शन ए जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? प्राकृतिक एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकता एवं वातावरण से, पर्यावरण एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। देखो राइट आंसर है हमारे पास प्रकृति यानी कि नेचर एवं नर्चर का मतलब क्या होता है? पोषण। किस चीज़ से रिलेट करता है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से रिलेट करता है। आनुवांशिकता से जो है नेचर रिलेट करता है जेनेटिक्स से, यानी कि जो आनुवांशिकता होती है, ठीक है, इससे ही इन्फ्लुएंस्ड होता है कि किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी गुण जो है वो उसके किससे पेरेंट्स से आते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। अब नर्चर की बात की जाए यानी कि पोषण क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है जो वातावरण में जो सारी चीज़ें हम देखते हैं जिसके थ्रू बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है और डेवलप करता है, विकास करता है वातावरण में जाकर अपना, तो वो नर्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन ए नॉर्मल जाइगोट? ऑप्शन आर 23, 24, 22 या फिर 33। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक सामान्य युग्मज में उपस्थित गुणसूत्रों की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करती है? 23 गुणसूत्र होते हैं, 24 होते हैं, 22 होते हैं या फिर 33 होते हैं? तो देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 23 होते हैं भाई। जो भी एक नॉर्मल जाइगोट होता है यानी कि सामान्य जो युग्मज होता है उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की जोड़ी जो होती है वो होती है 23 होती है। अब जिसमें से जो 22 होते हैं भाई वो क्या, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोसॉम्स बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। जो 22 होते हैं वो ऑटोसॉम्स होते हैं और रिमेनिंग 1 जो होता है वो क्या करता है? वो सेक्स हार्मोन्स होता है या सेक्स क्रोमोसोम होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। यानी कि इसी एक जोड़ी से निर्धारित होता है कि भाई जो बच्चे में जो फीमेल और मेल कैरेक्टर हैं वो इसी से ही डिफाइन होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर 23 इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 3 आता है डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, ओनली एनवायरनमेंट, स्कूलिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट यानी कि जो विकास वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके के देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट PYQs प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर कनेक्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा सपोर्ट करो भाई, तभी मोटिवेशन मिलता है, तो ये ज़रूरी है। बच्चों का विकास डैश का परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, स्कूली शिक्षा और शिक्षण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, अगर मैं आपको बता दूं यूटेट में भी कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और CTET का भी ये क्वेश्चन कई बार पार्ट बना है। तो बच्चों का विकास जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या हो गई भाई? जो चीज़ें हमें अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से, जीन्स के थ्रू मिलती हैं और जो लक्षण हमें ट्रांसफ़र होते हैं, विरासत में जो मिलते हैं जो चीज़ें हमें, वो अब ऐसा नहीं है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माता पिता में और आपके दादा दादी में कॉमन चीज़ें होंगी। जैसे भाई कलर ऑफ आइज़, ऐसा बोल सकते हो, जो आँखों का कलर होता है। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनकी आँखें कजरी होती हैं और
क्यों होती है? क्योंकि उनके माँ बाप के अंदर इस तरीके का लक्षण पाया जाता है, तो ये आनुवंशिकता का गुण होता है। और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का क्या मतलब है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो किस में जाता है? एनवायरनमेंट में ही जाता है और एनवायरनमेंट से ही इंटरेक्ट करता है और क्रियाएं करता है, तो वहाँ से बच्चा क्या करता है? एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। और जो आनुवंशिकता से मिलती है वो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और ये सारी चीज़ें किसका क्या चीज़ का डिफाइन करती हैं? बच्चे के डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। डैश रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द फिजिकल एंड द सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट। ऑप्शंस आर नर्चर, हेरिडिटी, नर्चर या फिर क्रोमोसोम्स। हिंदी में देखो, डैश भौतिक एवं सामाजिक विश्व की जटिल शक्तियों को संदर्भित करता है जो उनके विकास के दौरान बच्चों के अनुभव को प्रभावित करता है। क्या है ऐसा? प्रकृति है, आनुवंशिकता है, पोषण है या फिर क्रोमोसोम्स हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास चल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोषण। अब पोषण को मैंने क्या बताया था अभी? नर्चर। तो भाई नर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि किसी भी बच्चे को नर्चर करने का मतलब क्या होता है कि आप उसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसका पालन पोषण किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि पालन पोषण पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि बच्चे का कैरेक्टर किस तरीके से डिफाइन होके आएगा। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता देखो, हेरिडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ कॉमन चीज़ें आपके माँ बाप पर जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो आपका कैरेक्टर बिल्डअप होगा वो किसके थ्रू होता है? पालन पोषण पर डिपेंड करता है। तो भाई आजकल जैसे बोलते हैं ना कि पेरेंट्स बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या एक तरीके का पोषण ही है। बच्चों को पोषण का मतलब कि नर्चर नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ देखो सांस्कृतिक महत्व में बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो भी एक नर्चर कहलाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चे में विकास नहीं हो रहा तो वो भी नर्चर कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से भी मिलती हैं, पेरेंट्स भी देते हैं। और उसके साथ साथ बच्चे में खाने पीने की चीज़ें कि आप उसकी हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं करते, वो भी न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है, पालन पोषण में वो भी आ जाता है कि अगर एक बच्चा हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेगा तो उसका फिजिकल प्लस मेंटल लेवल बहुत अच्छे से डेवलप होगा। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ बच्चे के अंदर नहीं है तो बच्चा राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा, अपने आप को फिजिकली अगर स्ट्रांग नहीं पाता है बच्चा तो वो दूसरे अपने साथ के बच्चों के साथ में पीछे रह जाता है कंपटीशन में। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटी फैक्टर। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा आनुवंशिकता कारक नहीं है? ट्रांसफर ऑफ ए सर्टेन डिजिट लाइक थायराइड, कलर ऑफ आइज, ब्लड ग्रुप या फिर फैमिली। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत कारक नहीं है? देखो थायराइड जैसी कुछ बीमारियां का हस्तांतरण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये भाई आनुवंशिकता होती है कि अगर आपके ग्रैंडफादर को है तो वो पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये हेरिडिटी के थ्रू होती है ना, आनुवंशिकता के कारण होती है, वंशानुगत होती है। उसके बाद आगे चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर जैसे डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिकता को प्रभावित करती है, आनुवंशिकता वंशानुगत चलती है। आँखों का रंग मैंने अभी आपको बताया, रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो होता है भाई, तो ब्लड ग्रुप भी हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है। अब बात करें परिवार की, तो परिवार क्या है? परिवार जो है एक एनवायरमेंटल कॉज है, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण कारक है जो बच्चे को प्रभावित करता है, ना ही कि वंशानुगत कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यही हमसे पूछा गया था जो नहीं है, तो यहाँ पर वंशानुगत कारक परिवार नहीं है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो आनुवंशिकता का क्या है कि वो ऐसा कारक है जो माता पिता या परिवार से प्राप्त किया जाता है ना, लेकिन परिवार समूह से प्राप्त किया जाता है, ना कि फैमिली से, तो इसलिए यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देंगे हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्कीमास थ्रू द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडॉप्शन। ये ऑप्शन नंबर डी बोलता है इक्विलिब्रियम। निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से योजना बनाना शामिल है? आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन या समन्वयन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो 6 के लिए सी जो है अभिष्ट उत्तर है, इसका मतलब है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है कि निम्न में से किसमें पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से योजनाएं। देखो पर्यावरण के साथ जब आप एडॉप्ट हो जाओगे यानी कि अनुकूल हो जाओगे पर्यावरण के साथ, उसमें आप घुलने मिलने लग जाओगे अपने पर्यावरण में, तब आप क्या कर सकते हो? अपने आप को एक अच्छी जगह स्टेबल कर सकते हो, अपना एक वजूद कायम कर सकते हो, अगर आप पर्यावरण के साथ में मिलकर चल रहे हो तो। अब देखो ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं।
ये क्या जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में समझाया इनको। एसिमिलेशन क्या होता है, नॉलेज गेन करना, और समायोजन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। भाई जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ नई नॉलेज ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, और दूसरी टर्म है अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो वो टर्म हो गई नॉलेज के टर्म में कि आप किस तरीके से ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। लेकिन अनुकूलन का मतलब है आप अपने आप को किस तरीके से पर्यावरण में, यानी कि अपने बाहरी परिवेश में अपने आप को फिट कर रहे हैं, बस ऐसे समझ लो आप। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए फेटस, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। हिंदी में देखो क्वेश्चन, शरीर की संरचना और आंतरिक अंग डैश की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। कौन सी अवधि के दौरान बच्चे में शरीर की संरचना और आंतरिक अंग जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जब भ्रूण स्टेज में होता है बच्चा, यानी कि जब एम्ब्रॉनिक स्टेज में होता है, तो उस समय पर ये प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो जाती हैं कि शरीर की संरचना बनती है और आंतरिक अंग जो है विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अब देखो भ्रूण की भी 3 स्टेजेस होती हैं, 3 परतें शुरू होती हैं, या 3 स्टेजेस में ये चीज़ शुरू होती है। पहली क्या होती है, बाहरी परत होती है। अब भाई जो बाहरी परत होती है वो कन्वर्ट होके उसमें क्या हो जाते हैं, बाल बनने शुरू हो जाते हैं बच्चे के। ठीक है, तंत्रिका तंत्र भी इसी में ही बनता है, तंत्रिका तंत्र भी इसी परत के थ्रू बनता है। इसके बाद आती है मध्य परत। ठीक है, अब मध्य परत जो कन्वर्ट होती है, जैसे बच्चे में कम्युनिकेशन की जो चीज़ें आती हैं, यानी कि संचार प्रणाली जो बच्चे के अंदर डेवलप होती है वो इस परत के माध्यम से होती है। मांसपेशियों का जो विकास होता है वो मध्य परत के माध्यम से ही होता है। और इसके बाद आती है सबसे भीतरी परत या अंदरूनी परत। अब भीतरी परत से किस चीज़ का निर्माण होता है, आंतरिक अंगों का, जैसे पाचन अंग हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मतलब डेवलपमेंट होता है। तो भ्रूण की मैंने 3 स्टेजेस बताई, बाहरी, मध्य, भीतरी। बाहरी से क्या हो गया आपका जैसे आपके अंदर बालों का जो डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, वो तंत्रिका तंत्र हो गया। मध्य में क्या हो गया, संचार प्रणाली हो गई, आपकी मांसपेशियाँ डेवलप हो रही। भीतरी में क्या हो गया, जैसे आपके बच्चे की पाचन जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं हम 8 पर। द हेरिडिटी यूनिट वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड ट्रांसमिट टू आवर ऑफ स्प्रिंग्स आर कैरिड बाय माइक्रोस्कोपिक पेरेंट्स नोन एज पार्टिकल्स, नॉट पेरेंट। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज नोन एज क्या कहलाएगा, जीन्स, ग्लैंड, क्रोमोसोम्स, या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आनुवंशिकता की जो इकाइयां हैं जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं और अपनी संतानों को प्रेषित करते हैं, उन्हें सूक्ष्म कणों द्वारा ले जाया जाता है, जिन्हें जाना जाता है जीन के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, गुणसूत्रों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इस चीज़ का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 8 का राइट आंसर है हमारे पास ए। इनको हम बोलते हैं जीन्स। जीन्स क्या होती हैं, जो आनुवंशिकता इकाई होती हैं, हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होती हैं और आगे अपनी संतानों को हम प्रेषित करते हैं। तो उनमें जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हीं को हम जीन के थ्रू ही ले जाया जाता है, उसी टर्म को हम जीन्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन पैडागोजी में आपसे कई बार पूछे जाते हैं। रोल ऑफ हेरिडिटी, रोल ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज फिक्स्ड वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। बी बोलता है द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स वेयर एज एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले मच रोल। रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर फिक्स एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड। द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर अभिष्ट उत्तर है। क्या पूछा गया था, कौन सा इनमें से करेक्ट है हमारे पास। तो देखो इसमें कई बार बोला गया है कि एनवायरमेंट का रोल केवल फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं होता। रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड नहीं होता कोई सा भी, ना ही एनवायरमेंट का रोल फिक्स्ड होता है, ना ही आनुवंशिकता का रोल फिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है, ये रिलेटिव इफेक्ट पड़ता है, एक दूसरे के सापेक्ष जो है पर्यावरण और आनुवंशिकता अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग एरिया में विकास का काम करती हैं बच्चे के अंतर्गत।
देख लो यहाँ पर, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्ष प्रभाव अलग अलग पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण जो है एक निश्चित हो जाएगा या फिर आनुवंशिकता की एक जो रोल है, भूमिका है, वो निश्चित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, किसी क्षेत्र में आनुवंशिकता काम करती है, किसी क्षेत्र में पर्यावरण प्रभावित करता है, तो दोनों का प्रभाव अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। एक बच्चा आनुवांशिक रूप से दूसरे बच्चे से अलग होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों के बारे में सही नहीं है। नोट पूछा है, शारीरिक विशेषताओं को आनुवांशिक विरासत द्वारा जैविक रूप से निर्धारित किया जाता है। व्यक्तिगत अंतर व्यक्तियों के अद्वितीय आनुवांशिक कोड के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक रूप से वांछानुगत क्षमता एक दूसरे के लिए अलग अलग होती है। व्यवहार संबंधित अंतर अनुभव और सीखने का परिणाम है। तो देखो राइट आंसर हमें पूछना था। क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई भी एक चाइल्ड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अनदर चाइल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द गिवन स्टेटमेंट, जो सही नहीं है। तो देखो जो सही नहीं है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बिहेवियर डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास व्यवहार से अंतर डेवलप होता है वो किसके थ्रू आता है, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी कि हमारे अनुभव के थ्रू और हमारे अधिगम के थ्रू आता है। लेकिन हम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाई जेनेटिकली डिफरेंट बच्चे। जेनेटिकली आनुवांशिकता रूप से हर एक बच्चा अलग अलग होता है, कि भाई हर एक पेरेंट्स के जो उसको जीन्स मिलते हैं वो दूसरे से अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है फिजिकल कैरेक्टर और बायोलॉजिकल कैरेक्टर बच्चे का डिटरमाइंड होता है इस चीज़ से। बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू पर्सन यूनिक जेनेटिक कोड। हर एक बच्चे के अंतर्गत जो है एक आनुवांशिकता का जो एक कोड है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए बच्चा डिफरेंट होता है। ये भी सही है। जेनेटिकली इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि कोई बच्चा जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होता है माइंड से दूसरे बच्चे के सापेक्ष में, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में किसकी व्यवहार की बातें की जा रही हैं भाई, यहाँ पर हम व्यवहार की बातें नहीं कर रहे हैं, हम किसकी आनुवंशिकता के रूप और हेरिडिटी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो व्यवहार संबंधी अंतर अनुभव और सीखने का एक परिणाम होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग है, ये हेरिडिटी से संबंध नहीं रखता। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमारे सीडीपी यूटेट सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं यार, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो लोग भी इस यूटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आगे कोशिश करूँगा कुछ थ्योरी वाले चैप्टर भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और कॉमेंट ज़रूर करके जाइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा इस वीडियो में।